नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला सवाल कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और इसको कहां पर यूज किया जाता है। तो स्विच स्टेटमेंट एक मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। क्या मतलब होता है इसका? यानी अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है और उन बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना हो तो उस केस में हम काम में लेंगे स्विच स्टेटमेंट। या हम यह भी कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में कोई लॉन्ग एलसीप स्टेटमेंट है तो लॉन्ग एलसीप स्टेटमेंट को हम रिप्लेस कर देंगे और वहां पर हम काम में लेंगे स्विच स्टेटमेंट को। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्ग एलसीप स्टेटमेंट काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो इसलिए वहां पर हम लॉन्ग एलसीप स्टेटमेंट के स्थान पर हम स्विच को प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्विच का काफी इजी स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? अब देखिए डेफिनेशंस स्विच की जो आपके सामने है कि स्विच स्टेटमेंट इज ए मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। यानी बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है और वहां पर हमें सिंगल सिलेक्शन करना हो तो वहां पर यूज होगा आपका स्विच स्टेटमेंट। या हम यह भी कह सकते हैं कि स्विच इज ए ग्रेट रिप्लेसमेंट टू लॉन्ग एलसीप कंस्ट्रक्ट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है कि यदि आपके पास में कोई लॉन्ग एलसीप स्टेटमेंट है तो वहां पर हम रिप्लेस कर देंगे उनको एलसीप को और वहां हम काम में लेंगे स्विच स्टेटमेंट को। और क्यों काम में लेंगे अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि लॉन्ग एलसीप स्टेटमेंट काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है, इसीलिए वहां पर हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट को। अब दूसरा सवाल, व्हाई वी यूज स्विच। स्विच का यूज हम क्यों करें और कैसे करें, इसको हम समझते हैं। तो यहां पर देखिए स्विच स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है। पहली बात, स्विच क्या है? तो स्विच एक डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करते हैं उन स्टेटमेंटों को बोला जाता है डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। तो स्विच आपका डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है। स्विच के अलावा इफ और इफ एल्स भी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। तो इसका यूज हम कब करें? जिसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं और हमें उन ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करवाना हो, तब यूज करते हैं हम किसका? स्विच का। समझ में आ गई बात आपको? उसके अलावा स्विच स्टेटमेंट एक बड़े इफ एल्स स्टेटमेंट का भी विकल्प है। यानी अगर आपके पास में काफी नंबर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट है, काफी बड़ा इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां आप उस प्रोग्राम को इफ एल्स स्टेटमेंट से ही बनाएं। वहां पर आप उस प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं। यानी वहां पर हमारे पास में एक विकल्प और है और वो विकल्प कौन है? स्विच स्टेटमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि इफ एल्स स्टेटमेंट के द्वारा किए जाने वाले सभी काम हम स्विच केस स्टेटमेंट की मदद से आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्विच का सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट यह होता है स्विच का सिंटेक्स। इसमें क्या होगा? इसमें होता है स्विच और यहां पर लिखा होता है कोई ना कोई एक्सप्रेशंस। अब वो एक्सप्रेशंस हो सकती है या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। यानी पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि स्विच के अंदर कोई एक्सप्रेशंस हो सकती है या कोई वेरिएबल हो सकता है। बट यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो एक्सप्रेशंस होगी वो या जो वेरिएबल होगा, उन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक इंटीग्रल वैल्यू होनी जरूरी है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब यानी उनका जो रिजल्ट है वो या तो इंटीजर वैल्यू होगी या फिर कैरेक्टर वैल्यू होगी। कहने का मतलब हुआ कि स्विच के अंदर
आप यहां पर कोई एक्सप्रेशंस लिखें या कोई वेरिएबल लिखें, उन दोनों का रिजल्ट एक इंटीग्रल वैल्यू है तब तो ओके, अदरवाइज इट विल कंपाइल टाइम एरर। यानी स्विच है वो फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। यदि आप यहां पर कोई फ्लोट एक्सप्रेशंस या कोई फ्लोट वेरिएबल आप लिख देंगे तो यहां पर कंपाइल टाइम एरर आएगी। इसका हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, डोंट वरी, थोड़ी देर बाद में हम सॉफ्टवेयर में चला करके देखेंगे इसको और पूरा आपको डिटेल से समझाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले स्विच की, उसके बाद में स्विच के अंदर होते हैं बहुत सारे केस 1, केस 2, केस 3, इस तरीके से नंबर ऑफ केस होते हैं। ये होती है केस की वैल्यू 1, 2, ये केस की वैल्यू है जिसको कि कोलन साइन से करना होता है टर्मिनेट। तो यहां पर कोलन का साइन है, यहां सेमी कोलन नहीं लगाना, यहां पर आपको कोलन का साइन लगाना है। तो केस की वैल्यू, उसके बाद में कोलन का साइन, उसके बाद में आपको कोई भी स्टेटमेंट लिखना है और लास्ट में लिखना है ब्रेक। ब्रेक ऑप्शनल होता है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। अब नहीं लगाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसको भी समझेंगे हम आगे इसको डिटेल से समझने वाले हैं। ब्रेक नहीं लगाते हुए और ब्रेक लगाते हुए दोनों प्रोग्रामों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो अभी आप केवल इतना समझें कि स्विच है, यहां एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है, बट दोनों का रिजल्ट इंटीग्रल है, इट्स ओके, इसका मतलब सही है। फिर स्विच के अंदर होते हैं बहुत सारे केस, ये केस की वैल्यू, और केस की वैल्यू टर्मिनेट हो रही है कोलन के साइन से। सबसे लास्ट में होता है डिफॉल्ट। अब ये जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट को आप सबसे एंड ऑफ द प्रोग्राम यानी सबसे लास्ट में लिखें, आप बीच में लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। जनरली मैंने अभी यहां कहां लिखा है, नीचे लिखा है। अब रही बात कि स्विच कैसे काम करेगा, तो लिखा हुआ है यदि n की वैल्यू 1 है, यदि n की वैल्यू 1 है तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n इक्वल टू 1, यानी ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा कब, यदि n की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब यह हुआ कि स्विच कैसे वर्क करेगा, इसको समझते हैं। तो स्विच वर्क करता है यानी स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशंस है इसका रिजल्ट और केस की वैल्यू का रिजल्ट आपस में कंपेयर होगा, यानी इसका रिजल्ट और केस की वैल्यू आपस में होगी कंपेयर। यदि, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि दोनों की वैल्यू सेम है उस केस में वो वाला केस पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि n की वैल्यू 1 हो तो 1 बराबर है क्या 1 के, यस बराबर है, इसका मतलब ये वाला केस आपका एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक क्या करेगा, पॉइंटर को स्विच से बाहर कर देगा। अब यदि ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा कब, यदि n की वैल्यू होगी कब, कितनी, 2 होगी। यदि n की वैल्यू 2 है उस केस में आपका केस 2 एग्जीक्यूट होगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n इक्वल टू 2। अब यदि इनके अलावा कोई वैल्यू है तो उस केस में चलेगा डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट कब रन होगा, जब कोई केस रन नहीं होगा उस केस में डिफॉल्ट आपका जो पार्ट है वो होगा एग्जीक्यूटेड, यानी कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n डज नॉट मैच एनी केसेस, यानी n है, n की वैल्यू इस केस से मैच नहीं करेगी तब उस केस में आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। यह था बहुत ही सरल सा एक सिंटेक्स स्विच का। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल। बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक वेरिएबल लिया है x जिसमें 2 है और यहां पर हमने लिख दिया x। मैंने अभी आपको कहा है और अभी बताया है कि x है वो आप यहां लिख सकते हैं क्योंकि x का रिजल्ट एक इंटीग्रल वैल्यू है। यहां वेरिएबल हो सकता है, यहां पर कोई एक्सप्रेशंस भी हो सकती है, परंतु दोनों का रिजल्ट इंटीग्रल है तब ओके, अदरवाइज इट विल कंपाइल टाइम एरर। सेम उसी प्रकार से यहां पर जो केस की वैल्यू है, ये केस की वैल्यू भी इंटीग्रल होनी जरूरी है, यानी यहां पर केस की वैल्यू कांस्टेंट होनी जरूरी है। और कांस्टेंट भी कौन सी, इंटीजर कांस्टेंट या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर ऐसा है उस केस में तो ओके, अदरवाइज इट विल कंपाइल टाइम एरर। यहां पर आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि यहां पर वेरिएबल अलाउ है, यानी यहां पर आप वेरिएबल लिखेंगे वो अलाउएबल है, और वो भी कब, अगर वो वेरिएबल आपका इंटीग्रल है, यानी वो रिजल्ट आपको इंटीग्रल दे रहा है, इसका मतलब यहां वेरिएबल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बट केस 1, केस 2, केस 3, केस की वैल्यू आप वेरिएबल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पहली बात। यानी यहां पर वेरिएबल अलाउएबल नहीं है, यहां डोंट अलाउ, यहां वेरिएबल नहीं हो सकता, यहां वेरिएबल नहीं लिख सकते, यहां वेरिएबल का यूज नहीं होगा, यहां वेरिएबल नहीं लिख सकते। यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी कौन सी वैल्यू, इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट। ये मैं अभी आपको डिटेल से और समझाने वाला हूं, वीडियो में आप बने रहे ताकि आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्विच समझ में आ सके। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो कंप्लीटली देख लिया, मैं गारंटी देता हूं स्विच के अंदर आप जीवन में कभी किसी भी सवाल को गलत नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। यहां पर x बराबर 2, यानी यहां पर बना 2। अभी मैंने आपको कहा कि स्विच कैसे काम करेगा। स्विच के अंदर ये जो रिजल्ट है, ये जो वेरिएबल या एक्सप्रेशंस की जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट इस केस की वैल्यू से कंपेयर होगा। यहां रिजल्ट के रूप में 2 मिला, 2 बराबर है क्या 1 के, नहीं, इसका मतलब ये केस रन नहीं होगा। 2 बराबर है क्या 2 के, यस, इक्वल मिल गया, इसका मतलब ये वाला केस आपका एग्जीक्यूट होगा, यानी आउटपुट के रूप में आएगा x is 2। उसके बाद में ब्रेक, तो ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक पॉइंटर को, जो प्रोग्राम का जो काउंटर है या पॉइंटर है, उसको स्विच से बाहर कर देगा। इसका मतलब x is 2 आउटपुट के रूप में आपको मिलने वाला है। यहां पर TWO है ना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो x is 2 ये आपको आउटपुट में मिलेगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि स्विच को कहां पर यूज कर सकते हैं। तो स्विच को अभी मैंने बताया कि स्विच को एल्स इफ के स्थान पर यूज किया जा सकता है, और कौन से एल्स इफ के स्थान पर, जो लॉन्ग है, लॉन्ग एल्स इफ है, वहां पर हम वी कैन यूज स्विच, हम वहां पर स्विच को काम में ले सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है जो इफ का है, यानी यहां पर स्विच नहीं है, यहां पर इफ है, और यहां पर एल्स इफ का यूज किया है। देखिए प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है। इंटीजर x बराबर 2, क्या x की वैल्यू बराबर है क्या 1 के, नहीं है, इसका मतलब ये इफ रन नहीं होगा, तो एल्स इफ में जाएगा। यहां गया, क्या x इन 2 की वैल्यू बराबर है क्या 2 के, यस बराबर है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 2 आएगा। और आप सभी को पता है कि इफ और एल्स के अंदर या तो इफ पार्ट रन होगा या एल्स पार्ट। अब अगर ये इफ पार्ट रन हो गया तो इस एल्स में जाएगा नहीं, और आउटपुट मिलेगा आपको यहां पर 2। अब इस प्रोग्राम को आप बना सकते हैं स्विच से भी। कैसे बनाओगे, इस तरीके से बना सकते हैं। इंटीजर x बराबर 2, यहां पर लिखा स्विच x, यहां पर x एक वेरिएबल है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां आउटपुट में मिल रहा है क्या आपको 2, रिजल्ट के रूप में 2 मिल रहा है। 2 बराबर है क्या 1 के, नो, बराबर नहीं है, तो ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। 2 बराबर है क्या 2 के, यस बराबर है, बराबर है, तो आउटपुट मिलेगा प्रिंट, प्रिंटफ के अंदर 2 लिखा हुआ, तो आउटपुट मिलेगा आपको 2। ब्रेक क्या करेगा, अभी मैंने कहा कि ब्रेक पॉइंटर को स्विच से बाहर कर देगा, तो आउटपुट में मिलने वाला है आपको 2। तो ये समझ में आया आपको कि यहां पर हमने एल्स इफ के स्थान पर स्विच का यूज किया है। क्लियर है। अब हम देखेंगे हाउ वर्क स्विच, स्विच कैसे काम करता है, स्विच की वर्किंग क्या होती है। तो देखिए स्विच में जो आप एक्सप्रेशंस की वैल्यू है वो केस की वैल्यू से कंपेयर होती है। स्विच में एक्सप्रेशंस की वैल्यू केस की वैल्यू से कंपेयर होती है। जहां केस और एक्सप्रेशन की वैल्यू समान होती है वो केस पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी मैंने यही आपको कहा कि स्विच के अंदर एक्सप्रेशंस की वैल्यू केस की वैल्यू से कंपेयर होगी। जहां केस और एक्सप्रेशंस की वैल्यू मैच हो जाएगी वो केस पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। और यदि उस केस में ब्रेक नहीं है, यानी अब उसमें ब्रेक नहीं है, तो फिर आगे वाला केस भी बिना कंपेयर के एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये वाली जो लाइन है उसको बहुत ही ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, है ना। यहां पर आप देखें इंटीजर x इक्वल टू 2 है, बहुत ही ध्यान से समझना है। इंटीजर x इक्वल टू 2, इसका मतलब यहां पर 2 बना। 2 बराबर है क्या 1 के, नहीं, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये केस पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। 2 बराबर है क्या 2 के, यस बराबर है, तो आउटपुट में आएगा 2। उसके बाद में यहां पर कहीं ब्रेक नहीं लगा हुआ, तो क्या लिखा है यहां पर, यदि उस केस में ब्रेक नहीं लगा हो
तो फिर आगे वाले केस भी बिना कंपेयर के क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी ब्रेक नहीं है तो केस 3 भी अब की बार रिजल्ट में मिलेगा, यानी आउटपुट में 2 भी आएगा, आउटपुट में 3 भी आएगा। क्या यहां पर ब्रेक है, यहां पर भी ब्रेक नहीं है, तो फिर आपको आउटपुट में मिलेगा, यानी डिफॉल्ट भी रन होगा और आउटपुट में मिलेगा एंटर बिटवीन 1 2 3। तो आउटपुट में आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा एंटर बिटवीन 1 2 3, यानी 2 3 और डिफॉल्ट ये तीनों एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक बार अगर कोई केस मैच हो गया और एक बार कोई केस एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में इसको रोकेगा कौन, उसको रोकेगा ब्रेक स्टेटमेंट। यानी ये बहुत बड़ा फैन है किसका, सलमान खान का। इसमें क्या है कि अगर ये एक बार कमिटमेंट कर देगा उसके बाद रुकेगा नहीं, उसके बाद चलता रहेगा। कब तक, या तो एंड ऑफ द प्रोग्राम, या अगर इसको कहीं ब्रेक मिल जाता है तो ब्रेक मिलेगा तभी वो पॉइंटर स्विच से बाहर आएगा, अन्यथा सभी केस, अगर इसके नीचे जितने भी केस लिखे हुए सारे केस एग्जीक्यूट होंगे, इवन डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा। और इसको प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे, है ना। आउटपुट में 2 3 एंटर बिटवीन 1 2 3, ये तीनों आउटपुट में एग्जीक्यूट हो गए। समझ में आ गई बात आपको। यानी कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर कोई केस पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में अगर ब्रेक लगा हुआ है तब तो ओके, और ब्रेक नहीं है तो सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, लास्ट तक चलता रहेगा। इसका मतलब एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर इसको रोकना है तो आपको लगाना पड़ेगा ब्रेक स्टेटमेंट। क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट अगर आप नहीं लगाओगे तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, वो ऑप्शनल है। तो आपको ब्रेक अगर आपने लगा दिया, इसका मतलब जो केस मैच कर रहा है वो रिजल्ट आपका प्रिंट होगा और पॉइंटर स्विच से बाहर। अगर ब्रेक नहीं तो फिर उसके बाद में आगे वाला, फिर उससे आगे वाला और फिर उससे आगे वाले केस, सारे केस आपके एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर है। यहां देखिए दूसरा एग्जांपल, यहां पर इंटीजर x बराबर 2 है, सेम है। 2 की वैल्यू कंपेयर हो रही है किससे, 1 से। इक्वल है क्या, नो, इक्वल नहीं है। 2 कंपेयर हो रहा है 2 से, यस इक्वल है। तो आउटपुट में आएगा 2 और ब्रेक क्या करेगा, यहां से पॉइंटर को कर देगा बाहर। इसका मतलब इस केस में आउटपुट आना है केवल 2। समझ में आ गई बात आपको। यानी ब्रेक का यूज क्या है, ब्रेक का यूज है कि ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक है वो पॉइंटर को स्विच से बाहर कर रहा है, पॉइंटर को स्विच से बाहर कर रहा है। इसका मतलब अब की बार आउटपुट में केवल आपको मिलेगा 2, जबकि इस केस में सारे रिजल्ट के रूप में मिल रहे हैं, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और डिफॉल्ट का भी आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि स्विच में एक्सप्रेशंस की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशंस है इसकी वैल्यू केस की वैल्यू से, इस केस की वैल्यू से आपस में कंपेयर होती है। जहां केस और एक्सप्रेशंस की वैल्यू, जहां पर केस और एक्सप्रेशंस की वैल्यू समान पाई जाती है वो केस पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यस, यदि उस केस में ब्रेक नहीं है, यदि इस केस में ब्रेक नहीं है तो फिर आगे वाले केस भी बिना कंपेयर के क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे और आउटपुट में आपको दिखाई देंगे। और यदि ब्रेक लगा हुआ है तो फिर वो पॉइंटर को बाहर कर देगा। उस केस में केवल वही केस पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। अब हमें कुछ लिमिटेशंस, स्विच के अंदर कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहली लिमिटेशंस क्या है, यू आर नॉट अलाउड टू ऐड डुप्लीकेट केस इन स्विच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्विच के अंदर कोई भी डुप्लीकेट केस नहीं होना चाहिए, यानी 2 केस की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। कैसे, समझते हैं एक एग्जांपल से। यहां पर देखिए, यहां पर एक वेरिएबल लिया है इंटीजर x इक्वल टू 65। तो यहां पर 65 बना, 65 इक्वल है क्या 65 के, यस। तो आउटपुट में क्या आएगा 1। बट यहां पर देखें कि यहां पर मैंने केस और सिंगल कोटेशन में ए लिखा है। अब यहां आपको समझना है, मैंने आपको बताया है अभी कि केस की वैल्यू एक कांस्टेंट होनी चाहिए, यहां वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो यहां मैंने कांस्टेंट लिखा है, और कांस्टेंट भी कौन सी, या तो इंटीजर कांस्टेंट या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यहां आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने कैरेक्टर कांस्टेंट लिखा है। तो यहां पर इस कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब होता है 65, यानी कैपिटल ए का मतलब 65 और स्मॉल ए का मतलब 97। इसका मतलब यह हुआ
इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपका बना क्या, यहां 65 बना, तो यहां पर भी 65, यहां पर भी 65, इसका मतलब यहां पर तो डुप्लीकेट केस आ चुके हैं, तो यहां पर होगी प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर, इट विल कंपाइल टाइम एरर, है ना, क्योंकि आउटपुट में क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि डुप्लीकेट केस यहां पर मिल रहे हैं, डुप्लीकेट केस यहां पर आ रहे हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी है और कि जहां कहीं पर भी डुप्लीकेट केस है, इसका मतलब इट विल कंपाइल टाइम एरर। कंफर्म है, समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है यहां तक। अब यहां आपको मैंने बताया कि यहां पर भी फ्लोट नहीं चलेगा, यहां पर भी फ्लोट नहीं चलेगा, यहां केवल कांस्टेंट चलेगा, वेरिएबल भी नहीं चलेगा। ये वेरिएबल नहीं है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात आपको, यहां वेरिएबल चल सकता है या एक्सप्रेशन चल सकती है, बट वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और जो आपकी एक्सप्रेशंस है, वेरिएबल और जो एक्सप्रेशंस है, दोनों का रिजल्ट है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है। इट्स ओके, तब कोई दिक्कत नहीं। यहां पर वो कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट भी कौन से, या तो इंटीजर या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट। समझ में आ गई बात आपको। दूसरी लिमिटेशंस है कि एक्सप्रेशंस आर अलाउड इन स्विच विच रिजल्ट इज ए इंटीजर कांस्टेंट या इंटीग्रल वैल्यू। अभी मैंने आपको कहा कि ओनली वही एक्सप्रेशन अलाउएबल है स्विच के अंदर जिनका रिजल्ट एक इंटीजर कांस्टेंट के रूप में मिल रहा है। कैसे समझते हैं इस एग्जांपल से। यहां पर इस प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल ए लिया है, बी है और सी है, 1 2 और 3। यहां पर आपको जरूरी नहीं है कि वेरिएबल लिखें, यहां पर हम एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, लेकिन वही एक्सप्रेशन अलाउएबल है जिनका रिजल्ट एक इंटीजर कांस्टेंट के रूप में मिल रहा है। आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर 1 प्लस 2 इंटू 3 बना, यहां क्या बना, 1 प्लस 2 इंटू 3। तो आप सबको पता है 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। तो यहां पर क्या बना, 7 बना, यहां पर क्या बना, 7। अब मिलान होगा, 7 बराबर है क्या 1 के, नो। 7 बराबर है क्या 2 के, नो। तो इसका मतलब उस केस में आपका चलेगा कौन, डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिखा है फ्लोट ए बराबर 1.5, बी इक्वल टू 2.9 और सी इक्वल टू 3.78, ये लिखा है। अब मैंने लिखा यहां पर स्विच बराबर, स्विच और एक्सप्रेशन में लिख दिया a प्लस बी इंटू सी। ये अलाउएबल नहीं है, ये नॉट अलाउ है। क्यों है, क्योंकि इसका रिजल्ट एक फ्लोट वैल्यू बन रहा है, इसका रिजल्ट एक फ्लोट वैल्यू बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पर आएगी एरर। क्या आएगी, एरर। तो ये तो होगा आपका अलाउ और ये होगा आपका नॉट अलाउ। समझ में आ गई बात आपको। अब हम कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट, कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम समझते हैं कि कौन कौन सी लिमिटेशंस या कौन कौन से आपके जो एक्सप्रेशंस है वो वैलिड हो सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है इंटीजर XYZ, यानी एक वेरिएबल है XYZ, एक कैरेक्टर वेरिएबल है A और B, एक फ्लोट वेरिएबल है F। तो कौन कौन से एक्सप्रेशंस है आपके वैलिड हो सकते हैं। यहां पर अगर आप स्विच X लिखेंगे वैलिड होगा बिल्कुल, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको इंटीजर मिलने वाला है। यहां पर आपको स्विच X ग्रेटर देन Y, स्विच X ग्रेटर देन Y, बिल्कुल ये भी वैलिड है। यहां पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी आप सबको पता है कि ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है और इसका रिजल्ट आपको 0 और 1 के रूप में मिलता है, यानी या तो 0 मिलेगा या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये भी वैलिड है। स्विच यह भी वैलिड है आपका a प्लस बी माइनस 2। यहां पर भी आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर भी आपको एक इंटीजर कांस्टेंट्स के रूप में रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक इंटीजर वैल्यू के रूप में मिलेगी। तो ये भी आपका अलाउ है। यहां पर आप देख पा रहे हैं स्विच फंक्शन x, y, तो इसमें भी क्या होगा, ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट के रूप में आपको कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहां पर x और y इंटीजर वैल्यू है। तो ये सभी के सभी वैलिड है। तो फिर इनवैलिड कौन से, स्विच f देखिए यहां पर फ्लोट है, ये इनवैलिड है, इस टाइम कंपाइल टाइम एरर आएगी। स्विच x प्लस 2.5 ये भी गलत है, इस प्रकार की एक्सप्रेशन भी इनवैलिड है, क्योंकि इसमें भी आपको क्या मिल रहा है, फ्लोट वैल्यू, है ना। अब देखिए वैलिड केस की बात करें यहां पर, और केस 3 बिल्कुल सही है। केस ए, यहां पर केस ए, ये केस ए है। मैंने आपको कहा कि केस की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, और कांस्टेंट भी कौन सी, या तो इंटीजर या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यहां पर कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसका रिजल्ट आपको 97 मिलेगा।
केस 1+2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट है वो 3 मिल रहा है। x ग्रेटर देन y ये भी अलाउेबल है, क्यों है? क्योंकि यहां पर ये कैरेक्टर कांस्टेंट है ना, और इसका रिजल्ट आपको 1 या 0 मिलने वाला है, तो यहां पर भी ये अलाउेबल है। इनवैलिड कौन से होंगे? केस 2.5, यहां गड़बड़ है। केस 2.5 अगर आपने लिख दिया तो केस की वैल्यू एक कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट भी कौन सी? इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट, इनवैलिड। केस x यहां पर वेरिएबल है, x क्या यहां पर वेरिएबल है, तो इसका मतलब आप केस की वैल्यू को वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, यानी केस की वैल्यू आप वेरिएबल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, एरर आएगी। केस x+2 यहां पर भी एरर है, क्योंकि वेरिएबल को यूज हो रहा है। केस 1,2,3 यहां पर भी एरर है, इस प्रकार भी आप यहां पर नहीं लिख सकते हैं। तो यानी इससे आपको समझ में आ गई बात पूरी कंप्लीट अच्छे तरीके से कि स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशंस होगी वो एक्सप्रेशंस कौन कौन सी हो सकती है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो एक्सप्रेशंस में मैंने आपको कहा कि वो सभी एक्सप्रेशंस वैलिड है जिसका रिजल्ट एक इंटीग्रल वैल्यू के रूप में आपको मिल रहा है, वो सारी एक्सप्रेशंस आपकी वैलिड होगी, और जिनका रिजल्ट आपको फ्लोट वैल्यू के रूप में मिल रहा है वहां पर वो एक्सप्रेशंस आपकी इनवैलिड होगी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है कि कौन कौन सी वैल्यू अलाउेबल है और कौन कौन सी वैल्यू आपकी अलाउेबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, फ्लोट वैल्यू इज नॉट अलाउड इन केस लेबल। अभी मैंने आपको समझाया कि फ्लोट वैल्यू है वो अलाउड नहीं करेगी केस लेबल के रूप में, यानी केस की वैल्यू फ्लोट के रूप में अलाउेबल नहीं है, ओनली इंटीजर कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट ही अलाउेबल है। समझ में आ गई बात आपको? एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा फ्लोट x बराबर 3.5, तो पहली गलती तो यहां पर आ गई कि स्विच x है, यानी इसका मतलब यहां पर गलती होगी। उसके बाद में 3.5, यहां पर भी देखिए केस की वैल्यू क्या है आपकी? फ्लोट है, तो फ्लोट होने के कारण यहां पर आपका जो रिजल्ट है वो क्या देगा? कंपाइल टाइम एरर देगा। क्या देगा आपको? कंपाइल टाइम एरर देगा। क्लियर है? यानी यहां पर कंपाइल टाइम एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि केस की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, और कांस्टेंट भी कौन सी? इंटीजर या कैरेक्टर, फ्लोट वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। यहां पर देखिए दूसरा एग्जांपल, इंटीजर a बराबर 10, और यहां लिखा है मैंने स्विच a, इसका मतलब यहां पर क्या बन रहा है? इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है, इट्स ओके। यहां पर लिखा मैंने 2+2, और यहां लिखा है 2 × 3+4, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इंटीजर कांस्टेंट के रूप में रिजल्ट मिलना चाहिए। तो a की वैल्यू 10 है, तो यहां पर बना 10, ठीक है, तो यहां पर बना 10। अब यहां पर देखिए 2+2 क्या बना? 2+2, ठीक है, तो यहां पर रिजल्ट क्या मिला आपको? 2+2 मिला, तो ये केस आपका इक्वल नहीं है, तो ये केस आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहां पर क्या मिल रहा है? 2 × 3+4, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 3 × 2 कितना हो गया आपका? 6, 6+4 कितना हो गया आपका? 10। इसका मतलब ये वाला केस आपका मिलान कर रहा है, ये वाला केस आपका इक्वल है, तो इस केस में आपको आउटपुट मिलेगा चॉइस 2। कहने का मतलब यह हुआ, यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपकी जो फ्लोट वैल्यू है वो केस लेबल के रूप में अलाउेबल नहीं है ना, यानी यहां पर केवल वही वैल्यू अलाउ है जो इंटीजर कांस्टेंट या कैरेक्टर कांस्टेंट के रूप में है। यहां पर भी फ्लोट अलाउ नहीं है, और यहां पर भी फ्लोट आपका अलाउ नहीं है। तो देखिए ये नॉट अलाउ है, और ये क्या आपका अलाउ है। समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट देखते हैं कि वेरिएबल का जो नाम है वो केस लेबल का नाम नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? कि वेरिएबल एक्सप्रेशंस आर नॉट अलाउड इन केस लेबल ऑल्दो मैक्रो आर अलाउड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझते हैं एक एग्जांपल से। यहां पर देखिए 3 वेरिएबल है, इंटीजर a = 10, b = 20 और c = 30। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर केस का जो लेबल है, जो केस की वैल्यू है, वो वेरिएबल के रूप में लिख दी। ये अलाउेबल नहीं है, यानी केस की वैल्यू वेरिएबल के रूप में नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात आपको? यानी यहां पर केवल कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल एक्सेप्टेबल नहीं है यहां पर, तो नॉट अलाउ, और प्रोग्राम में आएगी कंपाइल टाइम एरर। बट आप यहां पर केस का जो लेबल है वो मैक्रो के रूप में रख सकते हैं, मैक्रो के रूप में आप रख सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर समझते हैं। यहां पर मैंने एक मैक्रो बनाया है, एक y नाम से,
एक मैक्रो बनाया जेड नाम से, ये इक्वल नहीं आएगा, है ना, ध्यान रखना है, इक्वल नहीं है, यहां पर जेड और 20 स्पेस 23 है। तो एक मैक्रो मैंने वाई नाम से बनाया और एक मैक्रो मैंने जेड नाम से बनाया। अब मैं यहां पर केस वाई और केस जेड रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर वेरिएबल अलाउ नहीं है बट मैक्रो अलाउएबल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका केस की वैल्यू वाई और जेड आपने रखी, क्या ये वाई और जेड मैक्रो है? क्या मैक्रो है तब कोई एरर नहीं है, बट अगर ये मैक्रो नहीं है तो उस केस में एरर आएगी। समझ में आ गई बात आपको, है ना? ये अलाउ होगा क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है आपके y और z मैक्रो है, इसलिए ये अलाउएबल है। अब देखिए नेक्स्ट, डिफॉल्ट को आप स्विच में कहीं पर भी रख सकते हैं। यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार हम देखते हैं कि डिफॉल्ट को हमेशा स्विच के लास्ट में यानी एंड ऑफ द प्रोग्राम ही लिखा जाता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप डिफॉल्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं। डिफॉल्ट को आप बीच में लगा सकते हैं, डिफॉल्ट को आप ऊपर लगा सकते हैं, डिफॉल्ट को आप एंड ऑफ द प्रोग्राम यानी स्विच के एंड ऑफ द स्विच भी आप यहां पर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, डिफॉल्ट रन कब होगा? डिफॉल्ट आपका रन होगा जब कोई केस पार्ट रन नहीं होगा, उस केस में डिफॉल्ट रन होगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, a बराबर 1, तो सबसे पहले तो ये वैल्यू इस केस की वैल्यू से कंपेयर होगी। 1 बराबर है क्या 1 के? यस बराबर है, तो आउटपुट में मिलेगा चॉइस 1 और ब्रेक से पॉइंटर आ जाएगा बाहर और आउटपुट आया आपका चॉइस 1। क्लियर है? बट यदि यहां पर a इक्वल टू मान लीजिए 10 होता, a इक्वल टू क्या होता 10, तो उस केस में 10 है वो बराबर है क्या 1 के? नो। 10 है वो बराबर है क्या 2 के? नो। तो उस केस में आपका रन कौन होगा? डिफॉल्ट रन होगा। ये थी कुछ लिमिटेशंस स्विच की। अब हम इन सभी एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जिससे आप एकदम 100% श्योर हो जाएंगे कि स्विच का प्रोग्राम कैसे चलता है और क्या क्या हमें लिमिटेशंस को ध्यान में स्विच में रखना होता है। तो चलते हैं सीधा हम टर्बो सी के अंदर। तो ये देखिए टर्बो सी, और इसको हम थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहला एग्जांपल, इंटीजर यहां पर x बराबर 1 लिखा है, यहां पर स्विच बराबर x। आपको ध्यान में रखना है कि यहां वेरिएबल हो सकता है, यस हो सकता है, यहां कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, यस एक्सप्रेशन हो सकती है, बट उनका रिजल्ट क्या होना चाहिए? इंटीग्रल। ओके, यानी इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट होना जरूरी है। फिर बात करें यहां पर केस की, यहां केस का मान फ्लोट होगा क्या? नहीं, फ्लोट नहीं हो सकता। यहां केस का मान कोई वेरिएबल होगा क्या? कोई वेरिएबल नेम होगा क्या? नो, वेरिएबल नेम भी नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? यहां केस का मान है या तो इंटीजर या फिर आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। क्लियर है? चलिए इस एग्जांपल को देखेंगे, बहुत ही सरल सा एग्जांपल है। यानी इस एग्जांपल में क्या, x बराबर 1, तो मैंने आपको कहा कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कंपेयर होगी, यानी इस वेरिएबल का जो आउटपुट है वो आउटपुट केस की वैल्यू से कंपेयर होगा। अगर वो बराबर है तो वो केस पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। 1 to 1 लाइन टू लाइन इसको ट्रेस करते हैं F7 से। सबसे पहले x में 1 हुआ, फिर देखिए x में 1, ये 1 कंपेयर हुआ किससे? 1 से, तो ये आपका केस पार्ट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अब जाएंगे ब्रेक में, तो ब्रेक ने क्या किया? पॉइंटर को देखिए, ये केस पार्ट आपका एग्जीक्यूट हुआ और पॉइंटर को बाहर पटक दिया। कहां पर? स्विच के बाद। देखिए पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है स्विच के बाहर। समझ में आ रही बात आपको? और आउटपुट में क्या मिला आपको? 1 मिला। समझ में आ गई बात? अब बात करें यहां पर, अगर मैं 2 लिख दूं, यहां पर मैं लिख देता हूं 2, फिर मैं रन कर रहा हूं इसको, तो अब की बार क्या होगा? अब की बार 2 बराबर है क्या 2 के? तो सीधा केस 2 में जंप होगा। ये कहां जंप होगा बताइए? केस 2 में। ये देखिए केस 2 में जंप हुआ, केस 2 में जंप हुआ और प्रिंटफ क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा, और वही पॉइंटर क्या करेगा? इसको स्विच से बाहर कर देगा। ठीक है, और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। समझ में आ गई बात? अब यदि मैं यहां से ब्रेक को हटा दूं तो फिर क्या होगा? पहला एग्जांपल तो ये देखते हैं, यानी यहां से मैं ब्रेक को हटा देता हूं, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होने वाला है इसको समझते हैं। अब करते हैं रन, और x में हमने ले ली यहां पर वैल्यू कितनी? 1 ले ली। अब इसको रन करते हैं F7 से। अब देखिए लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो यहां पर मैंने x में 1,
ये केस आपका एग्जीक्यूट होगा। अब ब्रेक नहीं है तो पहले एग्जांपल में तो पॉइंटर बाहर जा रहा था, अब देखिए केस 2 भी चल रहा है, डिफॉल्ट भी चल रहा है, और आउटपुट में फिर क्या आएगा 1 2 और एंटर बिटवीन 1 to 2, यानी कहने का मतलब तीनों एग्जीक्यूट हो गए। ब्रेक था तब तो पॉइंटर बाहर आ रहा था, ब्रेक नहीं है तो केस 2 भी चल रहा है और डिफॉल्ट भी आपका रन हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां आपको ब्रेक लगाना जरूरी है। समझ में आ गई बात आपको, है ना? यहां पर भी ब्रेक लगा दिया और यहां पर भी हम ब्रेक लगा देते हैं, यहां पर भी हम ब्रेक को लगा देते हैं लास्ट में। वैसे यहां लगाने की जरूरत नहीं है बट लगा देते हैं। अब देखिए, अब यदि मेरा यहां जो वेरिएबल है वो अगर मैं फ्लोट ले लूं, क्या ले लूं? फ्लोट, और यहां लिख दिया मैंने 1 पॉइंट और यहां लिख दिया मैंने 4, उस केस में क्या होगा? क्या कोई कंपाइल टाइम एरर आएगी? क्या करते हैं इसको ट्रेस? यस, ये देखिए एरर आ गई। और क्या एरर आई है वो देखिए, स्विच सिलेक्शन एक्सप्रेशंस, ये है आपकी एक्सप्रेशंस, मस्ट बी ए इंटीग्रल टाइप। यही मैंने आपको कहा कि स्विच के अंदर ये जो एक्सप्रेशंस है वो इंटीग्रल होना जरूरी है। अब यहां पर तो फ्लोट है इसलिए ये अलाउएबल नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? इसका मतलब यहां पर आपको इंटीजर ही लिखना होगा और यहां पर मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका केस पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। दूसरी बात, इसकी बात करते हैं, क्या यहां पर मैं किसी वेरिएबल को ले सकता हूं क्या? जैसे मैंने x बनाया और x को मैंने यहां पर लिख दिया, x यहां पर एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल को मैंने केस की वैल्यू बना दी, क्या यह संभव है? क्या चेक करते हैं, एरर आ गई है ना? कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, ये कह रहा है कि यहां पर वेरिएबल अलाउएबल नहीं है, यहां पर आपका कोई ना कोई एक्सप्रेशन ही अलाउ हुआ है, सॉरी कांस्टेंट एक्सप्रेशन ही अलाउ है, यानी यहां वेरिएबल अलाउ नहीं है। केस की वैल्यू वेरिएबल नहीं हो सकती, केस की वैल्यू एक कांस्टेंट हो सकती है, और कांस्टेंट भी कौन सी? केवल इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर मैं यहां पर 3.5 लिख दूं या 3.2 लिख दूं तो क्या होगा? एरर आएगी, है ना? और एरर क्या आएगी? कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कि यहां पर फ्लोट एक्सप्रेशन अलाउएबल नहीं है, केवल और केवल इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट ही अलाउएबल है। समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए, अब मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया, सपोज दैट यहां लिखा मैंने 1 या यहां लिख दिया मैंने 3 और यहां लिख दिया 2 + 1 और यहां लिख दिया मैंने 2, मान लीजिए यहां 2 लिख दिया और यहां लिख दिया 1 + 1, तो इस केस में क्या एरर आएगी? क्या चेक करते हैं अपन, कंट्रोल F9, है ना? यस, डुप्लीकेट केस, एरर आ गई। और मैंने आपको कहा था कि स्विच के अंदर जो केस की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर 2 है और यहां पर भी 1 + 1 क्या बना? 2 बना, तो दो केस की वैल्यू क्या होगी? आपकी सेम होगी। अगर दो केस की वैल्यू सेम होती है उस टाइम आपकी कंपाइल टाइम एरर आती है। क्या आती है? आपकी कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगी। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट, तो इसका मतलब यहां पर आपको केस की वैल्यू क्या रखनी होगी? यूनिक रखनी होगी। क्या रखनी होगी आपको? यूनिक, सेम वैल्यू नहीं हो सकती है। एक एग्जांपल और देखते हैं कि इस डिफॉल्ट वैल्यू को यहां से हटा देते हैं, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, यहां से मैंने एडिट किया और यहां से कर दिया इसको कट। अब मैं इसको मान लीजिए यहां मैंने ऊपर लिख दिया, यानी यहां पेस्ट कर दिया। ऐसा करने पर कोई एरर आएगी क्या? चेक करते हैं। और मैंने लिखा 1, ऐसा करने पर कोई एरर नहीं आएगी, है ना? रन करें इसको, देखिए कोई एरर नहीं आ रही है। F7 से आप इसको ट्रेस करें। मैंने कहा कि ये वैल्यू केस की वैल्यू से कंपेयर होगी, देखिए 1 to 1 कंपेयर हुआ और आउटपुट में क्या आ गया? 1, और उसके बाद में ब्रेक और स्विच पॉइंटर है वो स्विच से बाहर, और आउटपुट में क्या मिला? 1 मिला। समझ में आ गई बात आपको? तो आप इस डिफॉल्ट को कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप इसको यहां से एडिट करें, यहां से इसको कट करें, बीच में लगा दें, यहां पर भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप यहां पर भी चलाएंगे तो आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है। अब यदि डिफॉल्ट कब चलेगा? अगर मान लीजिए यहां पर मैंने कर दिया 10, उस केस में कोई केस सेम मिलेगा नहीं,
तो यहां पर रन होगा आपका कौन, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट को आप बीच में ऊपर नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यदि मान लीजिए मैं ब्रेक को हटा देता हूं, लास्ट एग्जांपल है, ब्रेक को मैं हटा देता हूं और यहां लिखा मैंने 1, उस केस में क्या आउटपुट आएगा? और यहां से भी मैंने ब्रेक को हटा दिया, उस केस में आउटपुट क्या आने वाला है? तो 1 से 1 कंपेयर होगा और ब्रेक नहीं है तो ये डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा। कैसे? देखिए, F7 किया और यहां पर मैंने F7 किया, 1 से 1 कंपेयर हुआ, 1 चला, ब्रेक है क्या? नहीं है, डिफॉल्ट चला, ब्रेक है क्या? नहीं है, केस 2 चला और फिर ब्रेक मिला, पॉइंटर बाहर, तो 1, फिर एंटर बिटवीन 1 to 2 और फिर 2 मिला। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक बार अगर कोई केस पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में उसको रोकना केवल ब्रेक के हाथ में है। अगर ब्रेक है तब तो रुकेगा, पॉइंटर बाहर आएगा, ब्रेक नहीं है तो उसके बाद में कोई कंपैरिजन होगी नहीं, कोई चेकिंग होगी नहीं। अगर डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट चलेगा, केस 2 है तो केस 2 चलेगा, केस 3 है तो केस 3 चलेगा, जैसे कि इस केस में चल रहा है। समझ में आ गई बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से? तो ये था हमारे पास में स्विच एग्जांपल, जिसमें मैंने आपको स्विच के कुछ बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल समझाए और उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी आपको समझाया। उम्मीद कर रहा हूं कि स्विच आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। धन्यवाद। और कोई आपको कुछ कमी लगे तो आप कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।